गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनमोल, अंजलि, दीपक, श्रवण जी। गुड इवनिंग। सर, याद कैसे रखे? बहुत ज्यादा आपको तो पढ़ा नहीं रहा हूँ जो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। 3 बार 4 बार रिपीट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वैसे भी याद हो जाता होगा। बहुत थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि कहीं याद वाद करना होगा, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। नहीं लगता है तो फिर अब उसमें याद करने वाली मतलब क्या है? इसमें जो जोरवे संस्कृति बताया हूँ, तो आपको बताया हूँ कि याद कैसे रहेगा। एक आप टेस्ट वगैरह भी कभी कभी किया कीजिए, तो टेस्ट वगैरह करेंगे तो उससे भी कभी ना कभी आपको याद, ज्यादातर याद रहेगा। तो कोई भी चीज पढ़ लिए, लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद उसका इम्प्लीमेंट अगर उसको नहीं करते हैं, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप जब भी पढ़ें तो कम से कम कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह कर ले, या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हो। उसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐप पे है, और ऐप पे पहले से है, लेकिन और अगर कहेंगे तो आप लोग के वो भी हम लोग कर देंगे। तो ज्वाइन करके आप लोग कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं लग रहा है। कि आप अगर करते हैं तो उसमें क्या है कि आप मान के चलिए आपने अभी पढ़ लिया नवपाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, साथ में आपने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। अगर यूपीएससी का क्वेश्चन कहीं मिलता है आपको कि ताम्रपाषाण काल से पूछा गया, तो आप सीधे उसको करिए। आप करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे जब पढ़ेंगे तो उसका जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शंस होता है, तो डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ेंगे तो कम से कम आपको उस चीज का कम से कम थोड़ा याद हो सकता है। ठीक है? तो लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। और रटने वाली चीज तो नहीं है, तो मैं तो समझा रहा हूँ ज्यादातर। हाँ, कुछ चीजें जो है फैक्ट है, हिस्ट्री में कुछ चीजें फैक्ट है, लेकिन वो ड्राई फैक्ट है। वो थोड़ा बहुत आपको हल्की हल्का सा याद करना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजें तो है, वो जैसे मान के चलिए अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा हुआ, तो उसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ कहाँ से क्या मिला है, तो वो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। अब उसका हम क्या बताएं आपको? उसको याद करने का क्या तरीका बताएं? उसको याद करने का यही तरीका है कि 2 3 बार प्रैक्टिस करिए, तो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। और ज्यादातर जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, तो इसीलिए 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में बैठ जाए। क्योंकि साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि एक ही बार में व्यक्ति के, एक बार में फर्स्ट टाइम अगर व्यक्ति पढ़ता है, तो डायरेक्टली वो 100% ऑब्जर्व नहीं कर सकता, 10 से 20% ही करता है। तो कहीं ना कहीं अगर साइकोलॉजी के अनुसार भी अगर देखें, 2 बार 3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आसान से हो जाएगी। यूनिट बेस ही है। उसमें आप देखिएगा तो एक सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री का होगा, तो हिस्ट्री का होगा तो उसमें भी यूनिट बाय यूनिट बटा होगा। तो उसमें है ऑलरेडी दिया हुआ। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो फिर मैं डिस्कस कर दूंगा यूनिट बाय यूनिट की। यूनिट बाय यूनिट एक काम करते हैं कि आज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, आज आपका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा, चाहे आपका प्रागैतिहासिक काल हो,
प्रागैतिहासिक काल में, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज या अपर पैलियोलिथिक एज। तो इन सब से जो भी क्वेश्चंस आए हैं या मालवा संस्कृति वगैरह से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर सोर्सेस मैंने पिछली बार पढ़ाया तो पिछली बार सोर्सेस से क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आज ये काम करते हैं, आज वैसे भी आपका यूनिट समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो यूनिट समाप्त होने वाला है, तो यूनिट समाप्त होने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से आपका जो हड़प्पा सभ्यता है, तो न्यू क्लास स्टार्ट करूंगा तो हड़प्पा सभ्यता फिर पढ़ाऊंगा। तो आज जितना है क्वेश्चन आंसर 2 यूनिट से आया है, वो क्वेश्चन आंसर कहिए तो हम एक बार देख करके कर लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन वगैरह आया है, ठीक है। तो जैसा कहें आप लोग, अगर क्वेश्चन आंसर का सेशन करना है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन हम कर देंगे। जी बताएं आप लोग, जैसा बोले तो फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो आया है क्वेश्चन, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ बताइए आप लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग बस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपका ताम्रपाषाण काल, लास्ट जो बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन आंसर जो भी है प्रीवियस ईयर का वो सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक। खुश। तो हर यूनिट वाइज आपका जो यूनिट पढ़ाऊंगा उस यूनिट में एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हर यूनिट वाइज, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। वो तो प्रीवियस होगा लेकिन आपको जो पढ़ाऊंगा कम से कम उससे मूल आना चाहिए, क्योंकि आगे जो एग्जाम होने वाला है, अगर उस एग्जाम में वो काम ना आए तो फिर किस काम का। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो जरूरी है। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक प्रकार से आधार के रूप में काम करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा उसका भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कहाँ चला गया डस्टर।
आप ही लोग के लिए हूँ, ठीक है? तो धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पढ़ेंगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वही है कि तरीका बेटर होना चाहिए। कि आप कितना अच्छा स्कोर करें, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही हम लोग के लिए अच्छा होगा। ताकि सिलेक्शन होगा तो हम लोग को भी तो कुछ कम से कम ध्यान में तो रहेगा ना कि हाँ कुछ सफलता हासिल हुआ आपको, तो कम से कम हम लोग को भी संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट सफल होते हैं तो उसका जो है ना वो बयान करने वाली बात नहीं होती है, जितना अच्छा फीलिंग होता है। तो बेटर है कि आप लोग पढ़िए और निकालिए, जल्दी से जल्दी निकालिए। तो ताम्रपाषाण संस्कृति में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़ लिया था। अब 4 पॉइंट्स जो था मेन आपका, ताम्रपाषाण संस्कृति में पहाड़ संस्कृति, राजस्थान का। व्हाट्सएप पे लिंक? अच्छा, क्लास का लिंक। हाँ जरूर जरूर। तो व्हाट्सएप लिंक आपको, अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आप चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पे लिंक आपका चला गया है, ठीक है? तो आप ज्वाइन है, तब क्या दिक्कत हो रहा है? सर एग्जाम में भी क्लास चलेगा? एग्जाम में भी क्लास चलेगा? क्लास तो शाम को चलती है। तो एग्जाम तो, अब मान के चलिए अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में आपका एग्जाम है, तो फिर दूसरे स्टूडेंट का क्या होगा? दूसरे स्टूडेंट का तो कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो उनके साथ फिर कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। ठीक है, तो क्लास अभी रेगुलर चलेगी आपकी। क्लास रेगुलर चलेगी। लोग बात करते हैं, कल मैं जहां तक बता रहा था आपको, तो जोरवे संस्कृति का मैंने आपको बता दिया था। अब चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति एक कहा जाता है, 5वां नंबर का है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। पहला आपको मैंने आहार या बनारस बनास संस्कृति के बारे में बता दिया था, ठीक है? कि राजस्थान में मिला है, उसकी जो विशेषताएं थी वो भी मैंने आपको बता दिया था। दूसरा आपका बताया था कायथा संस्कृति, जो मालवा संस्कृति का ही एक हिस्सा है। तो कायथा संस्कृति, फिर तीसरा मालवा संस्कृति, और मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति के बारे में कल पढ़ा दिया था। आज 5th नंबर है। 5th नंबर में लिख लीजिए, चमकीले लाल मृदभांड, इसका नाम ही है चमकीले लाल मृदभांड। चमकीले लाल मृदभांड। ये कहा जाता है, ये जो संस्कृति है रंगपुर से, जो प्रभास रंगपुर है, तो रंगपुर की संस्कृति है। ये संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कहा गया कि जो ये इस टाइम की जो एक प्रकार से ताम्र का पाषाण कालीन संस्कृति थी, चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति रंगपुर वाली, इसको ज्यादातर कहा गया कि इस टाइम में जो लोग हुए हैं
और ये रंगपुर चमकीली लाल मृदभांड संस्कृति वाले जो लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्यादातर देखा जाता है कि वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे और हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्यों ऐसा कहा गया? तो उसमें ज्यादातर जो कहा जाता है कि इस टाइम में जो इनके द्वारा जो बर्तन यूज किए गए हैं या जो औजार यूज किया गया है, वही सिमिलर रूप में लगभग लगभग आपका कौन जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस्तेमाल किया है, वही चीज इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए सिमिलरिटी के बेस पे चमकीले लाल मृदभांड वाली संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से लिया हुआ बताता है। हड़प्पा संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति से लिया हुआ बताता है। मतलब हड़प्पा संस्कृति के आप क्या कहेंगे इसको? हड़प्पा संस्कृति से लिया हुआ मतलब कि इस समय जो भी यहाँ पर चमकीले लाल मृदभांड वगैरह है, तो वो आपको जो रंगपुर में ये जो संस्कृति अलग संस्कृति है, उसकी विशेषता ज्यादातर जो है वो हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से लिया गया। हड़प्पा संस्कृति से लिया गया संस्कृति। ठीक है, सिमिलरिटी काफी कुछ मिलता है। इसी वजह से जो है चमके, अब आपको मैंने कल भी बताया था कि जो हम लोग ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति जो है आपका मूलतः 3 फेज में चला है। प्राक हड़प्पा मतलब कि प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का भी है, हड़प्पा के समकालीन भी है, मतलब कंटेम्पररी हड़प्पन है, और तीसरा जो है वो हड़प्पा के बाद भी हुआ है। तो ये तीनों फेज की संस्कृति, ये तीनों हड़प्पा के तीनों फेज की संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मिलता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि होना तो चाहिए जैसे भारत में शुरुआत जो होना चाहिए वो सबसे पहले ताम्र संस्कृति, और ताम्रपाषाण संस्कृति जब समाप्त हो जाता तब उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को आना था। लेकिन हुआ क्या कि भारत का जैसे जो पार्ट है, तो कुछ पार्ट में लोगों ने, जैसे आपका राजस्थान है, तो राजस्थान के पार्ट में जो ताम्रपाषाण जो स्टोन होता है, स्टोन और तांबे, इन दोनों को मिलाकर के कुछ इलाकों में जो है लोग बनाना शुरू किए। तो फर्स्ट टाइम जब एक प्रकार से पत्थर के बाद फर्स्ट टाइम जब धातु अपनाया तांबा, तो वो जो धातु अपनाया था वो कहीं ना कहीं राजस्थान के कुछ इलाके में। तो जो लोग पत्थर और तांबे के औजार का इस्तेमाल करते थे और कुछ ऐसी अलग विशेषता वाली अलग प्रकार की जो बर्तने हैं उसको यूज करते थे, तो उन इलाकों के लोग को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के रूप में कहा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप राजस्थान में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ताम्रपाषाण। लेकिन यही आप देखिएगा कि राजस्थान के दूसरा इलाका में, तो राजस्थान के दूसरा इलाका जैसे कालीबंगा हो गया, कालीबंगा, तो कालीबंगा क्या है? कालीबंगा ताम्रपाषाण कालीन नहीं है, ये क्या है? हड़प्पा कालीन। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो है वो एक प्रकार से कालीबंगा कहा जाए तो स्थल है। ठीक है, तो यहाँ राजस्थान में आपको साउथ ईस्ट इलाका में, वही राजस्थान एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट में ताम्रपाषाण कालीन भी मिल रहा है और दूसरा हड़प्पा संस्कृति भी मिल रहा है। तो पहचान कैसे करेंगे अलग अलग? तो इसको कहा जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति वाले जो लोग थे, उन्होंने तांबे के साथ एक प्रकार से इस्तेमाल करके जो पत्थर का औजार है उसमें तांबे का यूज करके हथियार बनाया। तो पत्थर और तांबे का, और फर्स्ट टाइम तांबे का यूज भी किया ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता उससे आगे निकल गया था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तांबे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तांबा में टीन मिलाया, और टीन मिलाने के बाद उसको कहा जाता है कि कांसा बना है। और कांसा बना करके उस धातु को मिश्रित धातु करके एक नया धातु जो बनाया,
वो नया धातु एक प्रकार से कांसा, तो इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाणी, तांबे का यूज करने वाला और पत्थर का यूज करने वाली जो संस्कृति के जो लोग हैं, ताम्र पाषाण कालीन कला है। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग तांबे का यूज ना करके, सिर्फ तांबे का यूज ना करके, बल्कि तांबा और टिन मिला करके कांसा बनाया, और कांसे की संस्कृति जो कांसे का ही यूज मेन रूप में किया, सिर्फ तांबा का यूज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसको क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको, और तांबे ताम्र पाषाण संस्कृति, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको पूरे भारत में आप देखिएगा तो कुछ जगह पर आपको हड़प्पा का संस्कृति मिलेगा, कुछ जगह पे ताम्र पाषाणिक मिलेगा। अगर आपको राजस्थान के कुछ इलाका में ताम्र पाषाणिक मिल रहा है, तो राजस्थान के दूसरे इलाका में ही आपको हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भी मिलेगा। उसी प्रकार से यूपी चले जाइए तो यूपी में कुछ स्थान आपको ताम्र पाषाण कालीन मिलेगा, तो आलमगीरपुर आपको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कालीन मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मिलेगा। तो इसी प्रकार से भारत में लगभग लगभग हर जगह ऐसे ही चल रहा था, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में। तो इन हर जगह पर, लेकिन अब इसको अलग कैसे किया जाए, तो एक बड़ी चुनौती की अलग कैसे किया जाए। तो अलग करने के लिए जो बेस रखा गया, ये कहा गया कि जो संस्कृति के, जिन संस्कृति के लोगों ने तांबे का और पाषाण का, जो तांबा और स्टोन है, कॉपर और स्टोन है, उसको मिलाकर के हथियार बनाया, और उनके बर्तन की अगर अलग विशेषता है, तो उसको क्या करेंगे हम, एक प्रकार से हड़प्पा संस्कृति से अलग मानेंगे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मूलतः कांसे के बर्तन यूज किया, और कांसे के जो वस्तुएं हैं उसका यूज किया। तो कांसे वाले तो एक प्रकार से अपडेटेड हो गए ना। कहीं ना कहीं तांबे वाले क्या है, तांबे वाले थोड़े पीछे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और तांबा डायरेक्टली वो यूज कर ले रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता वाले कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हैं ज्यादा, कि टीन कितना मात्रा में मिलेगा, तांबा तांबा कितना मात्रा में मिलेगा, तब जा करके कांसा बनेगा। तो कई बार मान के चलिए 5 आपका तांबा हो गया, और 2 रेशियो आपका टीन हो गया, 5:2 का रेशियो का बना दिए, तब आकर आपका कांसा बन गया। ठीक है, तो कांसा बन गया। तो ये कहा जाता है कि अगर इतना दिमाग इन्होंने लगाया है कि 5 जो है तांबा मिलाया और 2 टीन मिलाया, तो बन गया कांसा। अब उसी कांसे की वस्तुओं को इस्तेमाल करके लगातार जो है हड़प्पा सभ्यता अपना व्यापार भी करता है, और व्यापार करने के साथ साथ उसकी जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं एक प्रकार से ज्यादातर आपको नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है। नगरीय सभ्यता, व्यापार भी, नाव वगैरह का जो आपको मिला है, तो वो हड़प्पा संस्कृति में ही मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर न सिर्फ हड़प्पा में, बल्कि बेबीलोनिया की संस्कृति है वहां भी मिला है, ईरान वगैरह में भी मिला है। ठीक है, तो मिस्र वगैरह का इलाका है वहां भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विकसित थे। अगर उनकी घर का पैटर्न भी देखा जाए, तो जैसे आप ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में देखेंगे, तो आपको ग्रामीण संस्कृति इसमें ज्यादातर नजर आता है। और उसमें आपको बहुत ज्यादा जो, अगर घर भी बनाया गया हो, अगर घर ऐसे बनाया गया हो, तो घर में भी आप देखिएगा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो एक झोपड़ी टाइप का या एक घर बना दिया। जैसे आपको एक बताया था कश्मीर वाला, तो कश्मीर वाला क्या था, गर्तवास था। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, तो जो कहा जाता है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो वो एक तल्ला ही, 1 स्टोरेज बिल्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में आप देखिएगा, तो कई बार कई स्टोरेज बिल्डिंग बनाया गया था। तो हड़प्पा हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया, इन दोनों स्थान में आप देखिएगा तो दोनों कहा भी जाता है कि दोनों बहुत ही समृद्ध इलाका था। क्यों? क्योंकि वहां जैसा प्रमाण मिला है कि वहां पे पूरा एक अलग जो है स्नानागार, बड़ा स्नानागार बना करके अन्नागार बनाया गया है बहुत ही तरीके से। साथ में आपका जो उसका सीवेज सिस्टम है, तो सीवेज सिस्टम इतना बढ़िया है कि आज का मॉडर्न भी जो हम लोगों ने सीवेज सिस्टम अपनाया है, वो भी उतना मतलब सक्सेस नहीं है जितना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने साफ सफाई का ध्यान रखा, और उनका जो पूरा ग्रिड पद्धति पे उस उनका पूरा रोड है, और रोड के साथ साथ कैसे जो सीवेज सिस्टम पूरा उसमें एकदम सिस्टमेटिकली बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का।
तो इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने न सिर्फ कांसे का यूज किया बल्कि नगरीय सभ्यता भी थी। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति के लोग ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के लोगों से काफी ज्यादा उन्नत थे। ठीक है। तो इसलिए भेद करने के लिए आपको औजार को मेनली बनाया गया है कि जो मेटल्स यूज किया गया। तो मेटल्स इनके द्वारा कौन सा यूज किया गया ताम्र पाषाण कालीन के द्वारा? तांबे का। और पत्थर का, जो पत्थर का पहले चला रहा था, तो तांबे का यूज करिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सिर्फ तांबे का यूज नहीं किया, बल्कि तांबा 5 और 2 आपका टीन, और इन दोनों को मिलाकर के कांसा एक नई प्रकार की धातु बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको एडवांस, तो ये थोड़ा सा कम काफी ज्यादा कहा जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन से काफी ज्यादा एक प्रकार से डेवलप संस्कृति आपको हड़प्पा संस्कृति को माना जाता है। लेकिन हड़प्पा संस्कृति को डेवलप तो माना जाता है। अब बात ये आती है कि जब ये समाप्त होता तब आता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। कुछ जगह पर कुछ लोगों ने सीख लिया तांबे और टीन मिला करके कांसे बनाना, और उन्होंने अपना पूरा डेवलपमेंट कर लिया, तो वो भी भारत के इलाका में है आपको। तो वो भी क्या कहलाएंगे? वो एक प्रकार से हड़प्पा संस्कृति के उन्नत कहलाएंगे। लेकिन उसी इलाका के बगल में कोई और इलाका है जो अभी भी पत्थर और एक प्रकार से तांबे का ही यूज कर रहा था। उसको ये पता नहीं था या उसने दिमाग नहीं लगाया कि अगर तांबे और टीन को मिला करके अगर हम बनाए तो कांसे की वस्तु बन जाएगी। ठीक है। उसने कोई मेहनत नहीं किया बहुत ज्यादा। तो ये कहा जाता है कि भारत का पूरा इलाका, भारत के इलाका में कुछ इलाका में आपको जहां ताम्र पाषाण कालीन मिलता है, वहीं कुछ इलाका में उसी टाइम में हड़प्पा संस्कृति के लोग भी मिलते हैं। तो दोनों प्रकार की, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि अगर भारत कहा जाए, तो आज हम लोग भारत में जो मेनली हैं उनको क्या कहा जाता है कि शिक्षित है, एजुकेटेड है। तो अब अगर मॉडर्न एजुकेटेड है कहीं ना कहीं आज जो है आधुनिक मानव के रूप में। लेकिन आप अगर जारवा जाए, अंडमान निकोबार के जारवा जनजाति के पास, तो जारवा जनजाति वो जंगल में रहती है। वो आदिम जो प्रिमिटिव कहा जाता है, वो प्रिमिटिव कल्चर का अभी भी फॉलोअर है। और वो अभी भी प्रिमिटिव में ही जी रहे हैं। मतलब जैसे आदि मानव जो 25 लाख वर्ष जैसे पूर्व थे ना, उसी प्रकार से अभी भी वो जीवन जी रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है हम लोग जैसा एजुकेशन लेने से, मॉडर्न एजुकेशन लेने से। और उनको ऐसा नहीं है कि उनको मॉडर्न एजुकेशन न दिया जाए तो रोजगार नहीं दिया जाएगा तो उनका जिंदगी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। उनका जिंदगी ऐसे ही मस्त है। बस अपना जंगल में रहते हैं, जंगल से उन्होंने जो मिला उनको वो खाया, उन्होंने अपना जीवन जिया। तो अभी भी आप देखिएगा तो वो प्रिमिटिव के रूप में। तो भारत ही है एक, लेकिन भारत में दोनों तरीके के लोग मिल रहे हैं। एक आपको वेल डेवलप और दूसरा अभी अंडर डेवलप। मतलब कुछ भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट की कहें, मतलब डेवलपमेंट की भी अपनी डेफिनेशन है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक जो कहा जाए, तो आधुनिक शब्द अगर इस्तेमाल किया जाए तो अधिकांशतः भारतीयों को कहा जाएगा कि अधिकांशतः भारत में रहने वाले इलाका एक प्रकार से सभ्यता आधुनिक काल के हैं। लेकिन अगर हम उसी भारत का पार्ट में एक पार्ट जो आपका अंडमान निकोबार है, तो वहां के लोगों को जो जारवा जनजाति हैं उनको निकाले, तो उनको कहा जाएगा आधुनिक नहीं बल्कि आदि मानव जनजाति। तो आधुनिक काल है, लेकिन अभी भी क्या है? वो रह रहे आदि मानव। तो इसका मतलब हम इससे डिसाइड तो नहीं ना कर सकते हैं कि वो आदि मानव अभी भी हैं, तो इसका मतलब हम लोग आधुनिक काल में नहीं है, आदि मानव काल में है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो चलती है, प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। लेकिन उस प्रक्रिया में जो मानव जैसा अपनाएगा सिस्टम, जो चीज अडॉप्ट करेगा, उसी अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं जारवा जनजाति के लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि वही सिस्टम में चलना चाहिए, तो वही सिस्टम में रहे। उन्होंने कभी बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। जबकि हम लोग का क्या है कि बाहर निकले, काम किया, काम करने के साथ साथ पढ़ाई वगैरह किया। आपको स्ट्रगल करना है बहुत ज्यादा। तो अभी पूछ रहे हैं कैसे याद करना है, तो उनको याद वाद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। जंगल में घूमते हैं, खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं। तो अच्छा, हम लोग का क्या है, सुबह उठो, पढ़ाई करना है। नहीं पढ़ोगे तो आगे क्या होगा?
मम्मी पापा बात सुनाएंगे, कहेंगे अरे जीवन तो खराब कर लिया तुम अपना, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, करोगे क्या? तो दो चार 10-20 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये टेंशन बना रहता है। लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं है, झारवा जनजाति के लोगों को कोई टेंशन नहीं है बात। ना मस्त है, खाओ पियो आराम से जिंदगी जियो। ठीक है। तो एक ही भारत में दोनों प्रकार के लोग रह रहे हैं। एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है मॉडर्न एजुकेशन से। दूसरे हैं कि ले लिया अगर मॉडर्न एजुकेशन, सब हो गए तो आपको टेंशन है कि पढ़ना है, पढ़ने के बाद नौकरी करनी है, शादी करनी है, फिर जीवन जीना है। तो ये पूरी प्रोसेस है। उनके पास वैसा कुछ नहीं, बस उनका भी शादी विवाह होता है। लेकिन वो भी क्या करते हैं, अपना जंगल में जाते हैं, बटोरा मतलब कुछ फल मिला, फल अपना खाया। वो उत्पादक भी नहीं है। हम लोग क्या है, जैसे किसान है ना, तो वो किसान भी नहीं है, वो खेती वेती कुछ नहीं करते। जो उनको खाद्य संग्राहक के रूप में, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था कि आदिम काल में कि कंदमूल खाते थे, कंदमूल खा करके और जो फल फूल मिलता था वही खा करके अपना जीवन यापन करते, बस वही वो लोग अभी भी करते। उनके पास कोई जा भी नहीं सकता। भारत सरकार वैसे भी प्रोहिबिटेड कर दिया है। ठीक है, कोई जाता है तो फिर उसको दिक्कत होगा। ठीक है, बहुत सारी परमिशन के साथ जाना पड़ता है। एक अभी कोई अमेरिकन वगैरह थे तो उन्होंने गया था, तो किसी को बिना इन्फॉर्म किए हुए कहीं जाने का प्रयास किया। उधर से जनजातियों ने देखा क्या क्या, तीर निकाला और तीर से मारा, समाप्त हो गया लीला उनका। तो यही कहा जाता है कि उनका जो जीवन है वो समाप्त हो गया। तो जैसे ही आप एंट्री करने का प्रयास करेंगे तो वैसे ही वो मार देंगे। वो भी समझते हैं इस बात को कि बाहरी किसी को नहीं आने देना, एंट्री नहीं करना। बाहरी जहां एंट्री किया, हमारी जो सिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा। तो वो सिस्टम को खतरे में ना आने देने के लिए वो सीधा सीधे यही कहते हैं कि कोई भी इंटरफेयर ना हो। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि वो जो प्रिमिटिव लोग हैं तो उनको वैसे ही रहने दिया है कि आप अपने कल्चर में जिए, हम आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप अपना जिए, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये कर सकते हैं कि सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की सुरक्षा। तो उनके लिए प्रिमिटिव भी भारत सरकार का नागरिक है, हम लोग भी जो है वो भी नागरिक हैं। तो दोनों समान रूप में नागरिक है। तो यही कहा जाता है कि अब अगर हम ताम्रपाषाण में देखें, ताम्रपाषाण और हड़प्पा संस्कृति में, तो सेम ऐसे ही हुआ कि कुछ इलाका के लोगों ने क्या किया, कांसे का यूज किया और ये संस्कृति, ये कहा जाता है कि ये भी लगभग लगभग जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के लोगों ने एक प्रकार से जो अपनाया था सिस्टम, वही सिस्टम लगभग लगभग ये रंगपुर के लोगों ने भी अपनाना शुरू कर लिया था देख करके। तो इसके वजह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चमकीले लाल मृदभांड जो कि रंगपुर में एक प्रकार से संस्कृति थी, तो उन संस्कृति के लोगों ने ज्यादातर हड़प्पा संस्कृति के कल्चर को फॉलो किया। इस वजह से उनको कॉपियर भी एक प्रकार से कह सकते हैं। हालांकि फिर भी ताम्रपाषाण में रखा जा रहा है। क्यों? तो काफी कुछ इनसे डिफरेंस भी था। जो डिफरेंस में आप जान लीजिए कि इनके द्वारा जो रंगपुर के लोग थे वो कांसे का प्रयोग तो नहीं करते थे, तांबे और पाषाण का अभी भी प्रयोग कर रहे थे। लेकिन बर्तन वगैरह को लेकर के जो कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति के जैसे लोग कर रहे थे वही चीज रंगपुर के लोग भी कर रहे थे। अब आगे चलते हैं तो एक संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, झूकर संस्कृति। और उसी के आगे देखिएगा तो उसी को कहा गया है झाकड़ संस्कृति। ठीक है। तो झूकर संस्कृति पहले पढ़ते हैं। अच्छा, आपका एक और है कब्रिस्तान इच संस्कृति, जिसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुकी है। और सिर्फ यूपीएससी नहीं पूछी है बल्कि और भी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कब्रिस्तान इच संस्कृति,
कब्रिस्तान इच संस्कृति, ठीक है। कब्रिस्तान इच संस्कृति, इस संस्कृति की मूल विशेषता ये है कि जो कब्रिस्तान की जो अवशेष प्राप्त हुआ है, उन अवशेषों में जो शव है, तो शव शव कैसे दफनाया जाता था। क्या ऐसा तो नहीं कि शव दफनाया गया, मतलब देखिए कई बार होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि आदिम मानव काल में देखिएगा तो जो लोग का देहांत होता था या जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनको कुछ स्पेशली करना नहीं पड़ता था, उनको छोड़ दिया जाता था और उनको दफनाने उफनाने का कुछ भी नहीं काम किया जाता। आगे चल करके आपका नवपाषाण काल वगैरह में जो है उसमें ये नजर आता है कि अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं भावना उसमें एक प्रकार से जोड़ने लगा और धार्मिक भावना जो कहती है, कहा जाता है, वो धार्मिक भावना एक प्रकार से शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने जो प्रियजन है, जो भी उनकी देहांत हुई, उनको क्या किया कि उनको एक प्रकार से बहुत से तरीके से जो सिस्टमेटिकली वे होता है कि उनको कैसे कब्रिस्तान में डालना है, उनके साथ क्या क्या रहेगा। ऐसा तो नहीं, मतलब हो सकता है कि उनको ऐसा विश्वास हो सॉरी, कि मरने के बाद व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर खाना भी खाता हो, तो मरने के बाद ऐसा लगता हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज मेरी जा रही है ना? दीपक और भी लोग हैं? मेरी आवाज तो जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। कनेक्शन बैक टू सेशन। अच्छा, 1 मिनट प्रॉब्लम लगता है कर रहा है, नेट का शायद प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं 1 मिनट चेक कर ले रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग बोल रहे थे कब्रिस्तान एज संस्कृति के बारे में। तो कब्रिस्तान एज संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो शवाधान मिला है, तो जो शवाधान मिला है, जो एक प्रकार से जिन व्यक्तियों को दफनाया गया, उनमें क्या धार्मिक भावनाएं थी, उनकी क्या वाकई में कुछ चीजें ऐसी आ रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऊपर परमात्मा भी होता है। अगर कोई व्यक्ति मरे तो उसके साथ क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। तो ये कई बार जो हिस्टोरियन हैं या आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं कि जो कई बार जो शवाधान होता है, जब दफनाया गया, तो दफनाने वक्त उनके साथ क्या डाला गया। तो उसके अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ने उसके साथ खाने का बर्तन रख दिया हो, ठीक है, खाना उसमें डाल दिया हो, खाना तो बचेगा नहीं, लेकिन बर्तन बच जाएगा। कुछ हार वगैरह रख दिया हो, कुछ और भी रख दिया हो, या उसके साथ हो सकता है कि भेड़ बकरी रख दिया हो। तो कई बार इससे क्या होता है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं पता चलती है और सामाजिक स्टेटस भी पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? तो कहीं ना कहीं इस बात को देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसमें अगर खाने वगैरह का बर्तन रखा है, तो इससे पता चलता है कि वो इस विश्वास के साथ खाने का बर्तन रखा होगा और खाना इसमें रखा होगा कि हो सकता है कि वो मृत्यु के बाद भी वो खाए, जैसे भोजन करता है, जैसे आज भी होता है।
तो धार्मिक भावनाएं आज कैसे होती है कि किसी व्यक्ति का अगर देहांत हो गया तो क्रियाक्रम होता है। क्रियाक्रम होने के बाद फिर उनको प्रतिदिन 12 या 13 दिन जो है उनको अलग से, हिंदू धर्म में जैसा व्यवस्था है, तो उनको जो है वो खाना दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है कहीं जा करके। तो उससे क्या पता चलता है कि लोगों की अपनी विश्वास है, धार्मिक भावना है कि कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज अब हो गए हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे तो भोजन करेंगे। ठीक है। तो ये विश्वास, तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे, तो ताम्र पाषाण काल के लोगों की भी अपनी विश्वास थी। तो आज जो हम लोग की विश्वास डेवलप हुई है वही विश्वास पहले से डेवलप था, तभी तो हम लोग में आ रहा है ना धीरे धीरे। तो ये कहा जाता है कि कब्रिस्तान इस संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें जो अवशेष मिला है, प्राप्त अवशेष जो हुआ है, प्राप्त अवशेष, इसमें कहा जाता है कि जो शवों के साथ प्याले, सब जो है शवों के साथ प्याले, शवों के साथ प्याले, आधार विहीन तस्तरियां, आधार विहीन तस्तरियां, ठीक है, साथ में कुछ कंकाल भी मिला है, कुछ कंकाल, कंकाल, और इस कंकाल के साथ स्वर्णाभूषण, स्वर्ण मतलब सोने का आभूषण, आभूषण, स्वर्ण आभूषण, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो कब्रिस्तान इच संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं कब्रिस्तान इच संस्कृति इस बेस पे नाम रखा गया क्योंकि जिस जगह पे प्राप्त हुआ है, जो अवशेष प्राप्त हुआ है, उस अवशेष में ये फर्स्ट टाइम देखा गया कि शवों के साथ खाने के लिए प्याले रखा गया है, कुछ तस्तरियां रखी गई है जिसमें वो भोजन कर सके, साथ में जो कंकाल है, तो कंकाल को एक हार पहनाया गया था, वो स्वर्ण का था, ठीक है, मतलब सोने का था। तो सोने का हार वगैरह और सोने की जो कही जाती है कि सोने के जो आभूषण, तो सोने की आभूषण उसको पहनाया गया था। तो अब इससे पता चलता है कि ये अगर आधार विहीन तस्तरिया और प्याले रख रहा है, इसका मतलब तस्तरी का मतलब तो खाने वाला, और प्याले का मतलब पानी पीने वाला। तो खाना भी रखा गया होगा और पानी भी रखा गया होगा। तो व्यक्ति तो मृत्यु हो चुका है, लेकिन मृत्यु होने के बाद फिर इनको क्यों दिया जा रहा है, क्यों रखा जा रहा है? तो इससे पता चलता है धार्मिक भावना के बारे में कि मतलब ये है कि अब जब उनको ताम्र पाषाण कालीन लोग जो हैं अब इस बात में विश्वास करने लगे थे कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो इसका मतलब मरने के बाद भी वो एक प्रकार से भोजन वगैरह है वो कर सकता है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं अगला जन्म भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म वगैरह के बारे में जो ये कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कहीं मूलतः जो आपका जानकारी है वो धार्मिक जो अपनी मान्यताएं हैं और धार्मिक एक जो श्रद्धा होती है, उस बारे में मनुष्य की श्रद्धा और धार्मिक आस्था के बारे में पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये विश्वास कर रहा है कि वो स्वर्ग लोक गया होगा, तो अगर भोजन की जरूरत होगी मृत्यु होने के बाद भी, तो हो सकता है कि वो भोजन करे। तो भोजन करे तो इसका मतलब कि उसकी धार्मिक भावना के बारे में क्लियरली पता चल रहा है। अगर वो धार्मिकता से ग्रस्त ना होता तो ये बताइए कि इसको रखने की क्या जरूरत है, प्याले तस्तरी। एक व्यक्ति अगर मृत्यु हो गया, मर चुका है, तो मरने के बाद थोड़े ना कोई खाएगा पिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग, जो कब्रिस्तान इस संस्कृति के लोग थे, उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु होने के बाद भी उनके जो पूर्वज जो मर चुके हैं वो आएंगे तो हो सकता है कि खाना खाएं
और पानी पिए, तो उनकी एक मान्यता अपनी थी। उस मान्यता को वो पूरा पूरी दर्शाता है प्याला और आधारहीन तस्तरी। अब दूसरा सामाजिक आधार को कैसे दर्शाता है, तो ये जो स्वर्ण आभूषण है, इसके बारे में कि अगर एक कंकाल है, कंकाल के साथ स्वर्ण आभूषण अगर डाला गया है, उसके साथ रखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका स्टेटस काफी ऊंचा होगा, तभी ये स्वर्ण आभूषण एक प्रकार से डाल रहा है। क्योंकि उस टाइम में तो सोना तो बहुत कम यूज हुआ है, तो सोना अगर बहुत कम यूज हुआ है, ना के बराबर हुआ है, और ये स्वर्ण आभूषण के बारे में कह रहे हैं, तो हम ताम्र पाषाण पढ़ रहे हैं, तो तांबे का यूज हुआ है, स्वर्ण का थोड़ा ना यूज हुआ है। लेकिन यहाँ एक ऐसी संस्कृति है कि तांबे के साथ साथ स्वर्ण आभूषण भी यूज हो रहा है। तो ये अलग संस्कृति, मतलब एक अलग, मतलब इसकी जो है वो एक विशेषता है कि कहीं ना कहीं ताम्र पाषाणिक तो था ही, ताम्र पाषाणिक के साथ साथ स्वर्ण आभूषण, मतलब कि स्वर्ण वगैरह बनाना जानते होंगे या कहीं से लाया होगा उन्होंने। तो एक प्रकार से ये जो आभूषण के बारे में, तो सोशल स्टेटस के बारे में पता किया जाता है कि सोशल स्टेटस जैसे दूसरे लोगों को भी देखा गया है। आप हड़प्पा वगैरह में या दूसरे जगह भी देखेंगे, तो कई बार जो लोगों को दफनाया गया है, उनको स्वर्ण आभूषण वगैरह नहीं दिया गया है, उनको सीधा सीधी दफना दिया गया है। और उसमें जो है वो कुछ प्याले रख दिए गए, कुछ तस्तरिया रख दिए गए, कुछ बकरी रख दिया गया, कभी किसी का कुत्ता रख दिया गया। जैसे आपको कश्मीर वाला पढ़ाया था, तो कश्मीर में उस मालिक के साथ साथ केवल जो है उस कुत्ता को दफनाया गया था। तो मालिक का देहांत हुआ तो लगा कि मालिक के साथ साथ कुत्ता भी जीवित नहीं रह सकता, उसको भी डाल दो। वो उसको भी मार दिया उनको, ध्यान में कि साथ में जाएगा, मरेगा तो वो साथ में लेकर के कुत्ता को भी लेकर के जाएगा। तो उसी में डाल दिया तो वो भी चल बसा। तो दोनों का, तो कहीं ना, लेकिन उससे स्टेटस आपको पता नहीं चलता है ना। लेकिन कई बार ऐसी मिली है, कई बार जो समाधान मिला है, उसमें स्वर्ण आभूषण है ही नहीं, सिंपल, उनको बस ऐसे करके पूरा दफना दिया गया। और दफनाने के बाद कुछ जो है जैसे प्याला और तस्तरी वगैरह रख दिया गया। ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो एक कंकाल है, कंकाल के साथ बस इतना ही। लेकिन अगर स्वर्ण आभूषण वगैरह मिल रहा है कई जगहों पे, तो इसका मतलब कि उसका स्टेटस जो है, सामाजिक स्थिति अच्छी रही होगी। तो सामाजिक स्थिति अच्छी रही होगी, तभी तो यह स्वर्ण आभूषण पहना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान इस संस्कृति से जो शवाधान मिला है, शवों का जो अवशेष मिला है, उसमें प्याला और तस्तरिया के साथ साथ कहीं न कहीं स्वर्ण आभूषण मिला है। तो ये कहीं न कहीं एक शब्द, एक संस्कृति, ये जो संस्कृति है, वो कहीं न कहीं हो सकता है कि डेवलप हो, और इस संस्कृति में रहने वाले लोग हों, वो समृद्ध हों। ठीक है, तो समृद्ध, तो इनकी समृद्धता के बारे में भी पता चलता है। तो इसलिए आपको यूपीएससी के साथ साथ कई जगह पे कब्रिस्तान इस संस्कृति के बारे में पूछा जा चुका है। तो कब्रिस्तान इस संस्कृति जब पूछा जाए, तो आपको सीधे कहना है कि कौन सा काल का है, ताम्र पाषाण कालीन है। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कह दीजिएगा कि कब्रिस्तान इस संस्कृति जो पढ़ाया हूँ वो आपका हड़प्पा सभ्यता का है। हड़प्पा सभ्यता का नहीं है ये। कब्रिस्तान इस संस्कृति मूलतः आपका ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। लेकिन उसका व्यवहार कैसा है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जैसे दफनाया जाता था, उसी प्रकार से देखिए, उनको दफना करके स्वर्ण आभूषण वगैरह डाल दिया, और प्याले और तस्तरिया भी डाल दी। तो इससे कहीं ना कहीं कब्रिस्तान इस संस्कृति से एक तो धार्मिक स्थिति के बारे में पता चल रहा है, और धार्मिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति के बारे में भी पता चल रहा है। ठीक है, तो कब्रिस्तान इस संस्कृति से रिलेटेड यही बात थी। ठीक है, क्लियर हो गया, अब मिटा दूं। अब आगे चलेंगे, झूकर संस्कृति। झूकर संस्कृति।
झुकर संस्कृति, तो कितना नंबर हो गया? 7 नंबर ना। झुकर संस्कृति। ये झुकर संस्कृति कहा जाता है, इसका जो प्रमाण मिला है वो चंद हुदड़ों से मिला है। चंद हुदड़ों। आप में से कोई बता सकता है कि चंद हुदड़ों कहाँ है? कोई एक स्टूडेंट बताइए। कोई बता सकता है चंद हुदड़ों कहाँ है? गुजरात। ठीक है। हाँ, अंजलि बताइए। हेलो। हेलो। हाँ अंजलि बताइए, मैं सुन रहा हाँ हूँ। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, ये ऊपर आप क्या लिखे हैं? झूकर संस्कृति, लेकिन लिखे क्या है वो ऊपर? झुकर संस्कृति है। क्या हुआ? दिक्कत हो रही है तो लिख लीजिए। झुकर संस्कृति लिख लीजिए, बोल तो रहा हूँ। लिख भी रहा ठीक है सर। हूँ, बोल भी रहा हूँ, ठीक है। झुकर। ठीक है। ठीक है। सॉरी। झ- ठीक है अंजलि, और कुछ बोलना? नो सर। ठीक है। हाँ बताइए, कहाँ है? कहाँ आपने बताया? चंदुदड़ो। तो ये कहीं ना कहीं झुकर संस्कृति जो कहा जाता है वो चंदुदड़ो है। तो चंदुदड़ो को कहा जाता है कि जो पंजाब का सिंध वगैरह का इलाका आपको मिलता है, उसी में वहां ही आपको चंदुदड़ो मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा भी जाता है कि अगर आप मोहनजोदड़ो से देखिएगा तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से 80 और 82 किलोमीटर की दूरी पे आपका चंदहुदड़ो बसा हुआ था, ठीक है। तो वो आप अगर देखिएगा तो मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो एक मूलतः आपका साइट है किस चीज का? वो हड़प्पन सभ्यता साइट है। चंदोदड़ो भी आगे चल करके आपको हड़प्पन सभ्यता ही साइट मिलेगा, लेकिन वो आगे चल करके चंदोदड़ो है। चंदोदड़ो के हड़प्पन सभ्यता के पहले क्या था? चंदोदड़ो में जो संस्कृति मिली है वो झूकर संस्कृति के नाम से जानी गई है। वही संस्कृति क्या थी? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो झूकर संस्कृति या चंदोदड़ो में रहने वाले लोग जो तांबे का और पाषाण का यूज करके वो अपना एक प्रकार से औजार वगैरह बनाते थे, तो वही लोग आगे चल करके उन्होंने क्या किया? अब सिर्फ तांबे का औजार नहीं यूज किया, बल्कि तांबे के साथ साथ आपका जो औजार की यूज किया वो कहीं ना कहीं कांसे का भी यूज किया। तो जब से कांसे का यूज करने लगा, वो क्या कहलाया? हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के और भी कुछ विशेषताएं थी, तो उसके कारण जो है वो हड़प्पा सभ्यता का यही झुकर झाकर संस्कृति बाद में चल करके चंदुदड़ो में जो था, तो वही बाद में चल करके आगे क्या होता है? हड़प्पा संस्कृति के लोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रमाण जो हमें झुकर झाकर संस्कृति का मिला है वो ताम्रपाषाण कालीन है। और ताम्रपाषाणी जैसे ही खत्म होता है तो अगला आपका हड़प्पा सभ्यता आता है। तो मेन है आपका झुकर झाकर संस्कृति।
झूकर संस्कृति। अब झागड़ संस्कृति जस्ट इसके बाद है, ठीक है। और झागड़ संस्कृति खत्म होगा, उसके बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता आ जाता है। ठीक ठीक है। तो झूकर संस्कृति ये कहा जाता है कि बर्तन के कुछ आकार जो है ना, अब इसमें भी देखिएगा कि कैसे मिलता है। तो बर्तन में कहा गया कि जो बर्तन का कुछ आकार था, वो बर्तन का आकार लगभग लगभग जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार से इस संस्कृति के लोगों ने भी इस्तेमाल किया था। तो अब इसको पहले माने कि उसको पहले माने, तो ये तो क्लियर है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है वो ज्यादातर जो हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता के पहले हुआ है। तो कहीं ना कहीं झुकर झाकर झुकर संस्कृति जो है वो मूलतः हड़प्पा के पहले हुआ है। तो हड़प्पा के पहले मतलब कि जो झुकर झाकर झुकर संस्कृति थी जिसमें बर्तन के कुछ अलग प्रकार यूज किए गए थे, वही बर्तन आगे चल करके हड़प्पा के लोगों ने भी इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो बर्तन है वो और झुकर संस्कृति के लोगों का बर्तन है जो, दोनों में समानता काफी कुछ मिलता है। ठीक है। अब बर्तन के कुछ आकार, बर्तन के कुछ आकार जो है वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ भिन्न है, ठीक है। मिल तो जाता है, लेकिन इसकी अलंकार, अलंकार की अगर बात करें तो मूल रूप में जो अलंकार जैसे एक मान के चलिए घड़ा बनाया गया, एक बर्तन बनाया गया। अब ये बर्तन इसी प्रकार का बर्तन जो है आपको हड़प्पा सभ्यता में भी मिला। तो आकार में क्या है, आकार में ऐसा मिला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी यही किया और झुकर संस्कृति के लोगों ने भी इसी टाइप के बर्तन का यूज किया। लेकिन अब दोनों में समानता होने के बाद अंतर क्या है कि झुकर संस्कृति के लोगों ने जो बर्तन बनाया है हड़प्पा सभ्यता के जैसा, उसमें जो अलंकार कहा जाता है, जैसे इसको बहुत सारा सजा दिया, तो ये तरीका है सजाने वजाने का, कुछ पेंटिंग वगैरह बना दिया, तो इसको क्या हो गया कि ये जो बर्तन है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पेंटेड हो गया और उसको चित्रित करके या इसमें अलंकार लगा करके इसको क्या किया, सुंदर बना दिया। तो ये विशेषता जो है, ये विशेषता हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में इसी प्रकार का बर्तन मिलता जरूर है, लेकिन बर्तन के साथ साथ जो अलंकार किया गया है वो अलंकार स्पेशल है, वो अलग है। वो जो है वो झुकर संस्कृति का मूलता है। ठीक है। तो झुकर संस्कृति में कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो बर्तन यूज किया है उसी प्रकार का बर्तन झुकर संस्कृति में भी लोगों ने किया है। लेकिन अलंकार जो है इनकी अपनी झुकर संस्कृति की अपनी विशेषता है। तो जो बर्तन बनाया गया उसमें अलंकारी का काम जो है झुकर संस्कृति के लोगों ने खुद से किया। ठीक है। तो उनका अपनी अलग विशेषता है। तो बस यही था आपका मेन झुकर संस्कृति। अब झुकर संस्कृति के बाद आपका एक आता है झागड़ संस्कृति। झुकर संस्कृति के बाद आपका है झागड़। लिख लिया आपने? लिख लिया तो बताइए, फिर मिटाऊंगा। झागड़ संस्कृति। अब इसमें एक और चीज है कि जो बर्तन बनाया गया है, तो ये कहा जाता है कि बर्तन जो बनाया गया है वो पता नहीं, वो शायद हैंडमेड है, वो चाक पे नहीं बनाया गया। ठीक है। कैसे भी उन्होंने बर्तन बनाया है, एक होता है ना कि घुमा घुमा करके चाक पे बनाना, तो इन्होंने चाक पे नहीं बनाया। तो अगली जो संस्कृति है झागड़ संस्कृति, उसमें कहा जाता है कि जो बर्तन बनाया गया है वो चाक पे बनाया गया, गोल गोल घुमा करके, वो हाथ से पूरा नहीं बनाया गया। ठीक है। उसमें हम देख लेते हैं झागड़ संस्कृति, वो भी चंदुड़ों से ही मिला है। तो मेन यही है कि झुकर संस्कृति के बाद जो है ना, अगली संस्कृति झागड़ संस्कृति इसलिए आती है
क्योंकि झूकर संस्कृति से थोड़ा सा डेवलप जो है, अलग उसको जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल किया है, वो झूकर संस्कृति से थोड़ा सा डेवलप्ड है, थोड़ा मतलब उच्च क्वालिटी का है। ठीक है, तो इसमें उच्च क्वालिटी होने के पीछे का वजह भी जो है आपको झागड़ संस्कृति। झागड़ संस्कृति मिला है कहाँ से? चंदहुदड़ो से। तो आप देखिएगा, मूलतः जो कहा जाता है कि झाकर झुकर संस्कृति जैसे ही खत्म हुआ, तो चंदहुदड़ो में ही अगली संस्कृति आ गई जिसका नाम आपको झागड़ संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो झागड़ संस्कृति में जो विशेषता बताया गया है कि यहाँ पे जो एक प्रकार से बर्तन बनाया गया है, बर्तन का निर्माण धीमी चाक पे कहा जाता है कि धीमी चाक पे बनाया गया है। ठीक है, जैसे ये चाक होता है, ये कहा जाता है बीच में आपको मिट्टी डालने वाला होता है और एक डंडा उसको रखा जाता है, तो इसी को घुमाया गया तो ये क्या होता है, धीरे धीरे घूमता जाता है और ये आकार बनता जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया कि झूकर संस्कृति के लोग जो है वो चाक बर्तन बनाते थे जरूर और अलंकार भी करते थे, लेकिन चाक पे बनाना नहीं जानते थे, वो डायरेक्टली मिट्टी का वो करके वो बनाते थे। लेकिन झागड़ संस्कृति जस्ट उसके बाद चंदोदड़ो में जो संस्कृति आई, उन्होंने चाक का इस्तेमाल किया और चाक पे धीमे धीमे घुमा करके उसको बर्तन को कहा जाता है कि निर्मित किया, धीमे धीमे बना करके चाक पे एक प्रकार से बढ़िया अच्छा क्वालिटी का, इससे भी बेहतर क्वालिटी का बर्तन बनाया। तो कहीं ना कहीं दोनों संस्कृति इसलिए अलग हो गई क्योंकि एक जो झागड़ संस्कृति थी, झुकर संस्कृति थी, वो कहीं ना कहीं चाक पे बनाना नहीं जानती थी, वो हाथ से ही डायरेक्टली निर्मित करती थी, तो उसके जो बर्तन बनाए गए वो अलग था। और झागड़ संस्कृति चूंकि वो काज चाक पे बनाना शुरू किया, तो उसकी जो बर्तन थी वो कहीं ना कहीं झुकर संस्कृति से अलग थी। ठीक है, तो इसलिए दोनों में अलग किया जाता है, इसलिए इसका एक नाम भी दिया गया है। साथ में एक और बता दूं कि यहां से झागड़ संस्कृति से कुछ जुड़वा बर्तन मिला है। जुड़वा बर्तन, जुड़वा बर्तन भी मिला है, तो लिख लीजिए जुड़वा बर्तन। जुड़वा बर्तन भी मिला है, अगर आपको देखना है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। अगर इसमें मिल नहीं पा रहा है, चलिए नेक्स्ट सेशन में या कभी और दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास सेब है नहीं रखा हुआ, बहुत थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो है वो कहा जाता है कि जुड़वा जुड़वा बर्तन,
तो एक बर्तन जैसे बनाया गया और एक बर्तन के साथ साथ इसी को क्या कर दिया गया, आपको ज्वाइंट कर दिया गया। दो बर्तन हो गए, एक बर्तन है, इसी को क्या किया गया, ज्वाइंट कर दिया गया और एक दूसरे से जोड़ करके उसको, अब जिसको अगर पानी लाना हो दूर से, तो अगर दूर से पानी लाना हो तो ये इसके लिए उस समय क्या हो जाएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक बर्तन के साथ साथ अगर दो बर्तन है जुड़ा हुआ तो उसमें पानी की मात्रा भी ज्यादा ला सकता है। तो चंदोदड़ो आप इलाका भी देखिएगा, तो इलाका भी क्या मिल रहा है, वो सूखा टाइप का जो प्रदेश है आपका सिंध वगैरह का इलाका में। तो सिंध वगैरह का इलाका बहुत ज्यादा आपको पानी वगैरह का इलाका नहीं मिल रहा है, वो सूखा ही प्रदेश एक प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं जैसी जो कल्चर रहती है, जैसा जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वहां पर बर्तन वगैरह भी या जो अपना डेवलपमेंट होता है उसी के अनुसार डेवलपमेंट भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको चंदोदड़ो है। तो चंदोदड़ो जो एक प्रकार से झागड़ संस्कृति मिली है, तो इसलिए कहा जाता है कि इस संस्कृति की अपनी एक विशेषता थी कि जुड़वा बर्तन यहाँ देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आप लोग से एग्जाम में कभी पूछे कि जुड़वा बर्तन जो है कौन सी संस्कृति का प्रमाण है या कौन सी संस्कृति का साक्ष्य है, तो आपको सीधे कहना है झागड़ संस्कृति। ठीक है, तो झागड़ संस्कृति में हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है? अब चलिए, अब आगे आपका जो टारगेट था, अब यही खत्म हो गया, यहीं तक था, इससे ज्यादा आपका नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपका ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। सात के बारे में मैंने आपको, सात क्या आठ के बारे में बताया, झाकड़ संस्कृति तो आठवां संस्कृति हो गया। तो आठ संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में आपको क्लियरली बता दिया। अब ध्यान रखना और एग्जाम में इसका यूटिलाइजेशन करना आपका काम है। अगर एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, काफी मेहनत से पढ़ाया हूँ ताम्रपाषाण कालीन, तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम उसका आंसर वगैरह करके आइएगा, ऐसा ना हो कि घूम के बस निकल गए। ठीक है, तो एक ताम्र पाषाण कालीन को पढ़ाने के लिए आपको काफी दिन तक समय लगा है। सिर्फ ताम्र पाषाण कालीन नहीं, प्राग ऐतिहासिक कालीन। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल जो पढ़ाया हूँ, तो प्राग ऐतिहासिक काल में लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, फिर नेशो फिर आपका मेसोलिथिक एज के बाद नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक एज के बाद कैलकुलिथिक एज, जिसको आपको ताम्रपाषाण कहा जाता है। तो इतने आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, अब इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो ये मैंने बताया था आपको प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब आप लोग से पूछूंगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। अब ये बताइए कि प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने तीनों क्या बताया था, फर्स्ट नाम बताइए, अब आपकी एग्जाम होगा। प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था आपको, कौन सी एज के बारे में बताया था, जल्दी जल्दी बताइए तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं बताएंगे? वाह, तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बताया था। माइंड मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है। लोअर, हम्म,
पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण और फिर नवपाषाण, यही तीन बताया था। तो पूरा पाषाण में क्या बताया था? पूरा पाषाण में आप देखिएगा लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। फिर दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था आपको पूरा पाषाण काल का, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आपको बताया था। अब पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने क्या बताया था? निम्न पूरा पाषाण काल, और निम्न पूरा पाषाण काल के साथ साथ अगला मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। हम्म लोअर मिडिल एंड अपर, अपर, ठीक है, गुड। तो ये हो गया मध्य पूरा पाषाण काल। मिडिल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है। एक और आपका बच गया, तो एक और हो गया थर्ड आपका उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, मेसोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज। तो मतलब ये है जो मैंने पूछा, आप लोग सारा जो है हमारे लिखने के पहले बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे ही पढ़िए, कम से कम ध्यान रहे ना, तब भी हम समझ पाए ना कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। कट जा रहा है? अच्छा, लोअर पैलियोलिथिक एज कटेगा। ठीक है, एज है ये, एज। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल का। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का हम लोगों ने देखा निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, गुड। तो अब इसमें पूरा पाषाण हम लोगों ने देख लिया। तो अब पूरा पाषाण के बाद कोई और आएगा आपका, तो इसी में मध्य पाषाण काल। एक काल निकाल दिया पूरा पाषाण काल, उसमें तीन आ गया। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल लिखते हैं, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के बाद एक तीसरा कौन सा था? एक और तीसरा ले लीजिए। तो तीसरा में आ जाएगा आपका, अच्छा तीसरा इधर नहीं लिखता हूँ, नीचे हो जाएगा। तो तीसरा हम लोग चलते हैं एक नियोलिथिक एज, तो नव पाषाण काल,
नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, ठीक है। तो पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, और तीसरा नवपाषाण काल। तो अब ये बताइए, क्लास के पहले इतना था? नहीं था। लेकिन 10 दिन या 12 दिन जो भी क्लास चला होगा, अब इस क्लास के बाद आप लोग इतना एबल हो चुके हैं कि आप माइंड मैप मेरे बनाने से पहले आप काफी कुछ बता दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यही समझूं कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा है। क्या ये सही है ना? अब नवपाषाण काल के बाद मैंने क्या बताया था आपको? ताम्र पाषाण। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। कोई और जगह तो है नहीं, इसलिए तो मुश्किल है लिख पाना। बोर्ड तो बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर ऊपर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं ताम्र पाषाण। तो अगला हो गया आपका, ये तो हो गया आपका मेन, ये जुड़ गया नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब हो गया आपका ताम्र पाषाण। तो एक हो गया ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण काल में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ताम्र पाषाण काल में क्या क्या पढ़ा था? ताम्र पाषाण काल में गंगेश्वर संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो 7 या 8 पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नीचे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक हो गया आहार संस्कृति, आहार ऑब्लिक बनास, बनास संस्कृति, क्लियर। दूसरा आपका हो गया कौन सा? तो दूसरा हो गया कायथा, कायथा संस्कृति। तीसरा हो गया आपका मालवा। कुछ बोल रहे हैं आप? शाह कब्रिस्तान, शाहजूगर, झागड़ संस्कृति। तो कायथा, अब हम आपको बनाने के पहले आप हमें बता रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब माइंड में क्लियर है। अब हमें लगता है कि पूरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपसे पूछ दिया जाए कि मेसोलिथिक एज किसको कहते हैं, या न्यूलिथिक एज, या आपको पूरा पाषाण काल, तो ये आप कहीं भी बता सकते हैं। या साथ में आपको एग्जाम आएगा तो कम से कम क्वेश्चन देख करके डर नहीं लगना चाहिए। हाँ मनोरमा बताएं। मनोरमा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? आलू तो वो बोल रही है। मनोरमा कुछ बोलना चाह रही हैं आप? अच्छा, गलती से हाथ रखा गया था। बटन पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। तो कायथा संस्कृति, उसके बाद मालवा संस्कृति। अच्छा, इसी को लिख लीजिए, मालवा संस्कृति। दिख रहा है? मालवा संस्कृति। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में फोर्थ में क्या बताया था? जोरवे संस्कृति, जोरवे, जोरवे संस्कृति। फिफ्थ में जोरवे संस्कृति। फिफ्थ में बताया था आपको चमकीले लाल, चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति। चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, मिटाते हैं उसको।
5। छठी जो 6 है आपका कब्रिस्तान। H संस्कृति। ठीक है, तो कब्रिस्तान इस संस्कृति के बारे में पढ़ लिए। 7वां आपका झुकर संस्कृति। झुकर। झुकर संस्कृति। और 8वां आपका झागड़ संस्कृति। सॉरी। ये हो गया। तो ये क्लियर है। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों पढ़ लिए, और एक आपका लास्ट बचा हुआ था ताम्र पाषाण। अब इसमें मैंने आपको पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और आप सॉरी मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण, मध्य और उच्च तीनों पढ़ा दिया। उसके बाद मध्य पाषाण काल का पढ़ाया, नव पाषाण काल के बारे में भी पढ़ा दिया। उसके साथ साथ ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण में आहाड़ या बनास संस्कृति जो राजस्थान की थी, कायथा संस्कृति, फिर मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, चमकीले लाल मृत भांड, कब्रिस्तान इच संस्कृति, झूकर संस्कृति और झागड़ संस्कृति। क्लियर हो गया। अब माइंड मैप क्लियर हो गया होगा। अब इतना दिन में आप लोगों ने पढ़ा तो उसका रिजल्ट जो है वो दिख रहा है कि हमें बोलना नहीं पड़ रहा है, आप लोग को याद करने के लिए, मतलब लगभग लगभग आप लोग को याद हो चुका है, तो आप लोग फटाफट बोल रहे हैं। तो अगर किसी जगह पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा दिया जाए कि प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सा काल है और क्या क्या उसकी विशेषता रही है, तो अब तो हमें लगता है कि क्लियरली बता देंगे। तो अभी यूपीएससी भी चाहेगी आपको घुमाना तो अब घुमा नहीं सकती है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। अब क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलें। तो 7:30 हुआ है, तो हाफ आवर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम लोग उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, बात कर लेते हैं उस पे। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या सर? नोट्स में लास्ट की 4 संस्कृति नहीं दिए हैं क्या? क्या हुआ, नोट्स में नहीं मिला है क्या आपको? नोट्स में ये 4 संस्कृति नहीं बताया हुआ है? तो कोई बात नहीं, तो इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। हर चीज पर तो नोट्स पे तो पढ़ाऊंगा नहीं, और हर चीज आपको सॉरी हर चीज आपको नोट्स पे मिलेगा भी नहीं। कोई बात नहीं, तो हर चीज जरूरी नहीं है कि नोट्स में आपको मिल जाए। नोट्स वगैरह जो तैयार करते हैं वो तो अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब जो हम लोग अपना नॉलेज रखे हुए, जो आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर वो चीज हर चीज आपको नोट्स में देना चाहें तो वो नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे हमारे माइंड में बहुत सारी जो स्टडी है,
वो मैंने किया है। उसकी एनालिटिकल है, कुछ और जो जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं क्लास में जो चीजें दी जाती है वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होना भी चाहिए। हाँ बताइए मृत्युंजय जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर इसमें हम्म। प्रागैतिक प्रागैतिहासिक काल, जैसे प्रागैतिहासिक काल में 3 काल हो गया। हम्म। एक एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नौ पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल। हम्म। 4 हो गया ना सर प्रागैतिक चीज, हाँ जैसे पूरी history में। ये 4 हो गया। हाँ। अब पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण हो गया और उच्च पूरा अपर पैलेयोलिथिक, ठीक। हाँ ये पूरा पाषाण काल में 3 हो गया, 3 कैटेगरी, हाँ। हाँ ठीक। अब मध्य पाषाण काल में चल रहा है, नौ पाषाण काल में फिर ताम्र में जो 8 प्रकार के लिखा है, लास्ट वाला जागर संस्कृत वाला। हाँ। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत जैसे तो नहीं है हमारे ना? कहने का तात्पर्य है, हम्म। नहीं नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य है जो प्री हिस्टोरिकल एज में, जैसे इसमें 4 कैटेगरी है। हम्म। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नौ पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल, ठीक। हम्म। अब पूरा पाषाण काल में लोअर पैलेयोलिथिक एज है, ठीक, हम्म। मिडिल पैलेयोलिथिक एज है और अपर पैलेयोलिथिक एज है, ठीक। हम्म। ये पूरा होता है। यही यही कह रहे थे, तो ये तो आप समझ यही गए ना, कहना तो था सर। यही चीज तो पढ़ा है ना आपको? हाँ हाँ, ठीक है तो। हाँ हाँ, यही ठीक। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अब आप लोग को मतलब इससे हमें लग रहा है कि जो लोग हैं, जो लगातार क्लास कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए अब इसमें हमारे पास जो अवेलेबल है, मैं आप लोग अगर पहले बोले होते तो थोड़ा मैं क्वेश्चन का सीरीज वगैरह देखा होता। लेकिन अभी डायरेक्ट जो आप क्लास स्टार्ट हुआ उसमें बोले हैं, तो मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उससे देख पा रहा हूँ। तो उसमें तो बहुत खोजना पड़ेगा। एक काम ऐसा करूं कि मैं आप लोग का नोट्स जो चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी का है, तो हर चैप्टर वाइज यूनिट तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन यूनिट में वहां से क्वेश्चन तो बहुत खोजना पड़ेगा इसमें। मेरे पास अवेलेबल है लेकिन डायरेक्टली ऐसा कुछ 2 यूनिट का तो कुछ मिल नहीं रहा है। सोर्सेस के बारे में मैं देखता हूँ। ब्रह्मवदनी कंपोज हूँ वेदांश। हम्म। बहुत देखना पड़ेगा अभी एकदम इतना। एट अ टाइम आप लोगों ने बोला है, तो एट अ टाइम क्वेश्चन खोज करके निकालना और प्रीवियस का क्वेश्चन देखना। आप लोग के पास है तो बताइए। क्वेश्चन यूनिट में ही दे दिया करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, एक काम करते हैं कि आज भर मैं देख ले रहा हूँ, अगर कुछ मिल रहा है तो हम लोग उस पे डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए इसमें जो है ना, इससे बहुत ज्यादा आपको दो जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से तो सोर्सेस से तो रहता है, लेकिन आप देखिएगा जो आपका जो इसमें है, तो इसमें प्री वगैरह से क्वेश्चन कभी कभी आता है। बहुत ज्यादा हर साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी उसका क्वेश्चन आता है। लेकिन ज्यादातर आप देखिएगा जैसे हड़प्पा सभ्यता वगैरह, तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन वगैरह रहता है। और आपको वैदिक पीरियड से, तो वैदिक पीरियड से या तो मिल जाएगा आपको, या महाजनपद काल। ये दोनों में से कोई एक में से देता ही है। जैसे महाजनपद काल में जैनिज्म बौद्धिज्म है, तो जैनिज्म बौद्धिज्म से आपको रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। तो जैनिज्म से ना रहे, लेकिन बौद्धिज्म से अभी तो ट्रेंड जो चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखे तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन यूपीएससी डालता ही डालता है। ठीक है, तो वो हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। अब ये मेंस में आपका काम आएगा कि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो वो अगर हम लोग देख लेंगे तो उससे भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो हमें लगता है कि आप लोग भी थोड़ा वर्क करें
अब नेक्स्ट जो यूनिट आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट यूनिट में मैं बोल दे रहा हूं कि उसमें आपको क्या करें, कि हमने पहले भी बोला था लेकिन थोड़ा सा परेशानी हुई कि बहुत सारे क्वेश्चंस है तो उसको देना, उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा डालना, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप लोग का, हाँ, बहुत से लास्ट दो आए थे, तो बहुत से क्वेश्चन आता है, बहुत से आता है आपका। कभी कभी आपको वैदिक पीरियड से भी पूछ दिया जाता है, उसमें टेक्स्ट वगैरह को लेकर के पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पुटअप, आप अगर इस टाइप से पढ़ेंगे कि नहीं यूपीएससी अगर बौद्धिज्म पढ़ रही है तो हम एंशिएंट में सिर्फ बौद्धिज्म पढ़े तो निकल जाएंगे, तो ये भ्रम होगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की गारंटी नहीं है कि अगर पिछले साल वो पूछा है तो अगले साल भी उसी से पूछेगा, जरूरी नहीं है, कभी भी वो अपना बदल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी आधार मजबूत करिए, अपनी आधार मजबूत रहेगा तो यूपीएससी कहीं से भी उठा के पूछ दे, क्या दिक्कत है। पूरा आप पढ़े रहेंगे तो आपसे कहीं से भी पूछ दे, एग्जाम आपको क्रैक करना है तो क्रैक करके आप निकलेंगे। लेकिन आप अगर अभी से विदाउट बेस बनाए हुए डायरेक्टली आप सोचेंगे कि टॉपिक वाइज हम लेके चले, कि इस किस टॉपिक से लेके चलता है, इस टॉपिक को निकाले तो कवर हो जाएगा, तो ये सब जुगाड़ टेक्निक है। और ये जो है ना, ये लास्ट का टेक्निक है, कि जब कम समय रहता है ना, तो कम समय में हम यूनिट पे फोकस करते हैं। लेकिन एक जो मेन कंपोनेंट है, कम से कम आधार आप जान लीजिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आधार मजबूत रहेगा तो कभी भी आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आराम से करके चले आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहेगा, मान के चलिए बौद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा और बौद्धिज्म में थोड़ा सा अगर जोड़ दिया वो महाजनपद काल का, और महाजनपद काल में भी अगर कुछ ऐसा पॉलिटिकल इशू जोड़ दिया, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो ये अगर बौद्धिज्म के साथ साथ अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस को भी पढ़े रहेंगे, तो क्या होगा, उससे आप इंक्लूड मतलब एक प्रकार से रिलेट कर पाएंगे, रिलेट करके आप आंसर उसको आसानी से दे देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि जब भी पढ़ें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से भी पढ़िए। ठीक है, इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आपको अब कहेंगे तो वो सब क्रैश कोर्स में होता है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या जो आपको पूरा पूरी 15 महीना का, इसीलिए समय 15 महीना का लिया गया है, कि तैयारी आपको हर सब्जेक्ट की पूरी डीप में हो, ताकि कहीं से भी आए तो आप क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्वेश्चन आराम से करके आए। साथ में आपको मेंस का भी लिखना है, तो हम सिर्फ प्री पे नहीं चल रहे हैं, प्री तो करेंगे ही आप, प्री के साथ साथ मेंस का भी जो आंसर राइटिंग होगा वो भी करना होगा। अगर पढ़े रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे। अब पता चले कि पैलोलिथिक एज के बारे में जानते ही नहीं, पैलोलिथिक एज के बारे में पूछ दिया, तब क्या करेंगे, लिखना है 150 या 200 शब्दों में, तब क्या करेंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्री और मेंस के लिए, इसलिए मैंने पहले भी बोला था, प्री और मेंस की अलग तैयारी नहीं होती है, प्री का और मेंस का एक ही साथ चलता है। बस उसमें क्या करना होता है प्री में, कि आप जब पूरा पढ़ लिया आपने, तो फिर उसको छाट छाट के निकाल लीजिए कि हाँ इस यूनिट पे हमको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो पहले से आप पढ़े हैं, बेस बना हुआ है, तो आप मान के चलिए 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 10 यूनिट आप उसको पढ़ लिए, थोड़ा सा फिर से रिवाइज भी हो गया आपका, उसे में थोड़ा ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन भी कर लिया। तो उससे क्या होगा कि आप एक मजबूत स्थिति में होंगे, कि अगर 10 सेक्शन से क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, लेकिन नहीं भी आता है तब भी हमारी तैयारी प्रॉपर है, पूरी तैयारी है, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, शॉर्टकट ज्यादा मारने का प्रयास मत करिएगा, ज्यादा शॉर्टकट मारिएगा तो बहुत लंबा फेंकेगा वो। ठीक है, तो ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं चाहिए, ज्यादा लॉन्ग कट भी नहीं, तो जो उसका है पर्पस, कि आपको एक नॉलेज, बेटर नॉलेज होना चाहिए। चाहे हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ रहा है तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो इकोनॉमिक्स, तो एक डीप नॉलेज आपका होगा, तभी आप किसी बात को एक दूसरे से, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक भी कर पाएंगे। आंसर राइटिंग जो होगा, मेंस का पेपर आपने देखा है फर्स्ट वाला, फर्स्ट जीएस पेपर देखेंगे आप, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो जीएस का जो पेपर होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर आप सिंगल अप्रोच से पढ़ेंगे ना तो कभी जवाब नहीं दे पाएंगे सही से, जवाब देंगे तो नंबर एवरेज मिलेगा, बस वही। अगर 10 नंबर का है तो 4 नंबर 3 नंबर दे दिया, निकल गया। ठीक है,
तो ये है कि कम से कम आप अगर डीप में स्टडी किए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को इंटरलिंक कर पाएंगे, जो एक प्रकार से कहा जाता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो वही आप अगर डीप में पढ़े रहेंगे तभी आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते चले। हाँ, आपका एक कहना है कि क्वेश्चन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पर यूनिट जो मैं पढ़ाऊंगा तो हर यूनिट में आपको क्वेश्चन भी पहले से तैयार किया रहूंगा, ताकि जो क्वेश्चन प्रीवियस का है तो वो क्वेश्चन भी आपको बता दूं। वैसे आपको मैंने नोट्स में आपने कहा है तो उसके पहले ही मैंने बोला था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जल्दी देना है आप लोग को, लेट हो रहा था, तो इस वजह से वो नोट्स आपको मिल गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें आपको वो ऐड नहीं किया गया, पिछले वाले में भी ऐड नहीं किया गया था। तो अब अगला जो यूनिट मिलेगा तो उसमें हमारी प्रयास रहेगी कि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया होगा, और मैं ये प्रयास करूंगा कि प्री का भी रहे और मेंस का भी क्वेश्चन रहे, तो उससे क्या होगा कि आपको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी आप अगर एक पढ़ लिया आपने, तो जो पॉइंट्स आपने पूरा पढ़ा है, उस पॉइंट्स का जो यूनिट पढ़ा है उस यूनिट के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिल गया। तो आप क्वेश्चन भी देख करके आप हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया है, तो आप हमें भी कह सकते हैं, तो हम भी मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। कई बार होता है पढ़ लेने के बाद भी पता नहीं चल पाता है, बेसिक क्वेश्चन होता है तो घुमा के पूछता है, तो उस वजह से भी दिक्कत होता है स्टूडेंट को, तो वो मैं बता दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं अभी अगर खोजना शुरू करूंगा तो एक यूनिट में तो कई साल के पेपर है, तो बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो अभी रहने दीजिए, 2 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट का एक एक्स्ट्रा एक डे निकाल लेंगे, या फिर वो कल या परसों देखते हैं, तो एक दिन निकाल करके पूरी जो क्वेश्चन आंसर होगी हम लोग उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आगे का चैप्टर चलेगा, तो आगे का जो चैप्टर चलेगा तो मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो 3 से 4 दिन का अगर क्लास चला तो एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा उसके लिए एक क्लास हम लोग एक्स्ट्रा रख लेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से आई है वो पूरा हम लोग प्री का और मेंस का भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, खुश, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बोल दिया अपने तरफ से मैं, या आपको हर क्वेश्चन करवा दूंगा। और कुछ? हाँ दीपक, और बताइए आप लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी टाइप करिए, बोलिए, फिर ज्यादा टाइम, थोड़ा सा टाइम रहेगा तो फिर मैं फिनिश करूंगा, 8:30 से मेरी भी क्लास है। ठीक है, तो आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। और एक बात और मैं बता रहा था आपको कि करेंट अफेयर की क्लास आपकी 15 से शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ सेटअप के कारण और भी बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपको 15 को क्लास नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्लास जो है, करंट की क्लास 27 से शुरू हो रही है। तो 27 जनवरी को, तो 26 जनवरी बना लीजिएगा, 26 जनवरी के अगले दिन जो है आपका करंट अफेयर का क्लास शुरू हो जाएगा। तो 15 से नहीं बल्कि 27 से आपकी क्लास शुरू होगी, क्योंकि उसमें आप लोग को बहुत सारी चीज देनी पड़ेगी, तो व्यवस्था भी जो है वो थोड़ा देख करके करना है। अभी थोड़ा सा वो बिजी चल रहे हैं, तो उनका एक क्लास है, तो एक क्लास है, तो जैसे ही वो खाली हो जाता है तो फिर फ्री हो जाते हैं तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। नहीं तो अभी वो थोड़ा सा प्रेशर में है कि एग्जाम वगैरह भी है, बहुत सारा प्रेशर है उन पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 27 तक, और हम लोग को थोड़ा सा, अब स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ओपन कर दे, तो उनको देने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसी वजह से आप लोग को टोटल जो क्लास है वो आपका करेंट की क्लास 27 को शुरू होगी। तो 27 को 8:30 बजे शुरू होगी, 8:30 बजे से क्लास आप लोग कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य की क्या? हिंदी साहित्य की ऑप्शनल? हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ साथ और भी ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन समस्या ये आ रहा है कि अगर टाइमिंग अगर 6 से 8 रखा जाए, तो 6 से 8 में आप हमारा क्लास करेंगे, ये मेन क्लास करेंगे, कि आप ऑप्शनल का क्लास करेंगे, तो उसकी टाइमिंग फिर अलग रखनी पड़ेगी। तो अलग रखनी पड़ेगी, एक तो ऑलरेडी करंट की क्लास शुरू हो रही है,
तो मैं ज्यादा प्रेशर दे करके आपको तैयारी नहीं करवाना चाहता। ठीक है, एक दिन में 4 क्लास नहीं दे सकता, एक दिन में 2 क्लास कम से कम करिए। और ऑप्शनल की जो है वो आपको हो सकता है कि अगर प्रोवाइड करूंगा भी तो ऑप्शनल की मान लीजिए न्यू मंथ से अगले जो फरवरी है, तो फरवरी मंथ से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग का जो भी ऑप्शनल है, जिनका जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैं देख करके फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जिनका हिस्ट्री है उनका हो जाएगा, पॉलिटी है जिनका उनका हो जाएगा, आपका जिनका इकोनॉमिक्स है उनका भी है मेरे पास, हिंदी साहित्य भी अवेलेबल है, और सोशियोलॉजी भी अवेलेबल है। तो 5 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, तो 5 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आपको पांचों अलग अलग जो ऑप्शनल है वो तैयारी करवा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बस उनका ये है कि टाइम थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा टाइम दे दीजिए, तो हमें लगता है कि फरवरी तक जो है आपकी क्लासेस वो भी देखता हूँ, तो टाइम से 6 से 8 के पहले, मतलब ये जो है आपका हो सकता है कि सुबह में मॉर्निंग में क्लास चले आप लोग का। तो अभी 2 क्लास फिलहाल करिए कम से कम, अभी एक चल रहा है, ये अभी थोड़ा दिन चलेगा, उसके बाद फिर आपका करेंट का है 27 को, तो 27 को भी शुरू हो जाएगा। तो दोनों क्लास एक साथ पैरेलल चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा आपका, तो एक मेन जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज आपका कवर हो जाएगा कि एक करंट भी कवर हो रहा है, हिस्ट्री भी कवर हो रहा है, तो कोर भी कवर होगा, और जो अपडेटेड है करंट वो भी कवर होता जाएगा, तो दोनों एक साथ चलता रहेगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास फिनिश करें, कुछ और पूछना है आप लोग को? हाँ, कोई आसपास में कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई और भी स्टूडेंट जो हैं आपके जान पहचान में, अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, अब तो फ्री क्लासेस जो है उसको रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन अब तो और उससे 500 वाला शुरू हो चुका है, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सवाल जवाब हो रहा था, कई लोग मैसेज करके परेशान करते थे, सर फ्री फ्री फ्री, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फ्री क्लासेस आपको लगभग लगभग रजिस्ट्रेशन 1.5 महीना लगभग लगभग चला है, 1.5 से पौने 2 महीना रजिस्ट्रेशन चला है। अब उसमें उनको नहीं आना था, अब उसमें जब क्लोज हो गया है, बहुत सारे क्लास, सर क्लास हमारा जो है वो फ्री वाला करवा दीजिए, 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लेके करवा दीजिए। तो अब क्या कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि उनको रखा भी हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम से देखूंगा कि एक अगला बैच जो है वो कोर्स करूंगा, तो हो सकता है कि फ्री बैच फिर से कर दूं, तो आप लोग को बोल सकते हैं किन्हीं को भी अगर ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे, तो कल हड़प्पा सभ्यता जो है हम लोग शुरू करेंगे। और एक बात और जरूरी सूचना, कि हो सकता है कि आपको अभी नोट्स ना मिले, नोट्स बनाने में चूंकि अभी टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हैं कंटेंट राइटर वो अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को एक बार कुछ जो है वो दे दिया जाए, ताकि वो आगे पढ़ता रहे। ठीक है, तो इसी वजह से आपको हड़प्पा सभ्यता वाला में दिया जाएगा, और भी हो सकता है दिया जाए एक ही साथ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करिएगा। ठीक है, अल्लाह नहीं करिएगा कि क्लास होने के सर पहले दे दीजिए हमें मटेरियल। तो अगर आपको हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ना होगा, तो आप बहुत सारी किताब है एंसेंट हिस्ट्री की, जैसे आपको उपिंदर सिंह की बताया, रामशरण शर्मा का, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वो ऑथेंटिक बुक है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही अवेलेबल होता है, जैसे ही रेडी हो जाएगा, आप लोग को पूरा वो सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्लास हम लोग फिनिश करें, कल मिलते हैं, कल हम लोग मिलेंगे, तो कल पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्लास फिनिश कर रहा हूँ अब।